सरफेस पे जो बॉन्डिंग होगी। हाँ, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने 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 के जो फिनोमेना है, उसी फिनोमेना को कहते हैं कि वो एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है या बल्क पे होने वाला? सरफेस। हाँ, एडजॉर्प्शन हमेशा सरफेस पे होता है, बल्क में नहीं होता। जो बल्क में होता है उसको क्या कहते हैं? सरफेस के साथ ही बल्क में जो होता है उसको क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। और एंट्रोपी क्या होती है एब्जॉर्प्शन में? सॉरी, एब्जॉर्प्शन में एंट्रोपी क्या होती है? तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है। बहुत बढ़िया। एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरे को कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। कौन सा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है? केमिकल। और कौन सा ज़्यादा फास्ट होता है? फिजिकल। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है? केमिकल की। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट पे क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाते, हाँ, केमिकल का रेट और फिजिकल, केमिकल एब्जॉर्प्शन घटता है और फिजिकल एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली घटता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन मोनोलेयर होता है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसा होता था? मल्टीलेयर। और कौन सी गैस का फिजिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता था? कौन सी गैस का फिजिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता था? जो इजीली लिक्विफाई होती है उनका फिजिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता था। ठीक है, चलिए आज हम एब्जॉर्प्शन के आइसोथर्म की बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन कैसे चेंज होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। अभी एक बात बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने प्रेशर बढ़ाने से गैस का एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए या सेम रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए? हाँ, प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे तो वहां पर एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। तो देखिए, तो जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उस गैस का अमाउंट वर्सेस प्रेशर का जो रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। किसी भी गैस को या किसी गैस को जब हम किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज x इज द मास ऑफ द गैस दैट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड और m इज द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका मास स्मॉल m है। तो x बाई एम का जो प्रेशर के साथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट है उसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। x बाई एम वर्सेस प्रेशर का जो प्लॉट है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए, फ्रेंडलिच ने एक जनरल रिलेशन दिया कि गैस का जो एब्जॉर्प्शन है x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। x by m, that is the extent of absorption is proportional to p की पावर 1 by n और यहां पर n should be greater than 1। तो x by m is proportional to, फ्रेंडलिच के हिसाब से x by m is proportional to p की पावर 1 by n, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहां कांस्टेंट लगाएं तो x by m comes out to be equal to k p की पावर 1 by n, जहां पर n क्या है? तो n एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और n जो है वो प्रेशर के साथ वेरी करने वाला नंबर है। n जो है वो प्रेशर के साथ वेरी करने वाला नंबर है। तो x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई n। फ्रेंडलिच ने ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको ग्राफिकली देख के प्रपोज किया। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, गैस का प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है। गैस का आप प्रेशर बढ़ाते जाओ,
बढ़ाते जाओ तो दिखेगा कि x/m की वैल्यू बढ़ती जाती है, बट एक ऐसा प्रेशर आता है जिसको कहते हैं हम सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर पे जाके गैस का एड्जॉर्प्शन दैट इज x/m की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, और इसके बाद आप प्रेशर इंक्रीज करो तो x/m की वैल्यू चेंज नहीं होती, और इसको कहते हैं हम कि ये सैचुरेशन प्रेशर है। तो x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और ये जो 1/n है यानी जो n है ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और ये n धीरे धीरे ये n जो है वो डिपेंड करता है किस पे, तो प्रेशर पे डिपेंड करता है। बहुत हाई प्रेशर पे जब जाते हैं, ध्यान से देखो, बहुत हाई प्रेशर पे जब हम जा रहे हैं तो x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है, यानी हाई प्रेशर पर x/m की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू जो है x/m की वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जा रही है। यानी यहां n की वैल्यू हाई प्रेशर पे क्या हो जानी चाहिए, n की वैल्यू हाई प्रेशर पे कितनी होनी चाहिए, हाँ, n की वैल्यू हाई प्रेशर पे इनफाइनाइट हो जाती है, और हम कह सकते हैं कि ये जो आइसोथर्म है वो आइसोथर्म आपको एकदम फ्लैट, एकदम प्रेशर एक्सिस के पैरेलल दिखाई देता है। अब देखो ये जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करें। x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। अब देखो प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ रहा है। इमेजिन करो हमने एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिया और हमने यहां पर एक सरफेस रख दिया है, और इसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होना है। अब हमें सोचना है कि प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ रहा है। हमने एक सरफेस रख दिया है और इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है। अब हमें सोचना है कि प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा और कैसे फर्क पड़ेगा। तो देखो, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, यहां जब हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस सरफेस पे जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं उनका नंबर क्या होगा, वो नंबर बढ़ेगा। अब नंबर बढ़ेगा तो देखो इस सरफेस को ऐसे एक सिंगल सरफेस में विजुअलाइज करो। इस सरफेस पे क्या होगा कि बहुत सारे एड्जॉर्बेंट के एटम्स हैं, हाँ ना, आई बात समझ में। बहुत सारे एड्जॉर्बेंट के एटम्स हैं, और अगर बहुत सारे एड्जॉर्बेंट के एटम्स हैं तो इस सरफेस को ऐसे सोचो कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे पर यूनिट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इससे क्या होगा कि हर एक मॉलिक्यूल या जो हर एक एड्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है वो एड्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता जाएगा। पहले क्या था कि कम मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे थे तो कम पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कम एड्जॉर्ब हो रहा था। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया है तो ज्यादा ऐसा बोल सकते हैं कि ये एड्जॉर्बिंग साइट्स हैं, तो ज्यादा एड्जॉर्बिंग साइट से एड्जॉर्प्शन होगा, और इसकी वजह से एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ते जाता है। बट अगर हम इतना हाई प्रेशर पे कर गए कि ऑलमोस्ट सारी एक्टिव साइट्स, सारे मॉलिक्यूलर साइट्स जो हैं वो एड्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर गए, तो उसके बाद अगर आप फर्दर प्रेशर बढ़ाओगे तो अब साइट्स के नंबर पे कोई इंक्रीज नहीं होगा, और साइट्स के नंबर पे इंक्रीज नहीं हुआ तो एड्जॉर्प्शन नहीं इंक्रीज होगा। तो ध्यान से समझिए, इस सरफेस पे क्या था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। इन मॉलिक्यूल्स को मैं कह रहा हूं कि ये एड्जॉर्प्शन की साइट्स हैं, और इन्हीं साइट्स पे एड्जॉर्प्शन होने वाला है। अब देखो, पहले प्रेशर कम था तो पर यूनिट एरिया, मानो ये यूनिट एरिया है, तो इस यूनिट एरिया में जो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे थे, यूनिट एरिया में जो गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे वही तो कोलाइड हो पाएंगे। तो पहले यूनिट एरिया में कम मॉलिक्यूल आ रहे थे तो कम एड्जॉर्ब हो रहे थे। अच्छा, एड्जॉर्प्शन, कम मॉलिक्यूल्स आ रहे थे तो कम एड्जॉर्प्शन हो रहा था। अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो पर यूनिट मॉलिक्यूल्स का नंबर जो होगा वो बढ़ेगा, पर यूनिट मॉलिक्यूल। अब देखिए, प्रेशर आप बढ़ाओगे तो हर जगह प्रेशर बढ़ेगा, इस सरफेस पे भी प्रेशर बढ़ेगा, और ये सरफेस का एरिया तो सेम रहा, पर यहां प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब यहां पे
ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स को लाइट करने लगे, और अगर ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स को लाइट कर रहे हैं तो उनके एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, बट जब सारी साइड्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो जाती हैं, उसके बाद अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एब्जॉर्प्शन पे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से ये ग्राफ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि शुरू में ये इंक्रीज किया, बाद में धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाता है। अब देखो जरा ध्यान से, हम x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर n है, p की पावर 1 बाई n, दोनों तरफ अगर हम लॉग ले तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि log x बाई m इक्वल्स टू log k प्लस 1 बाई n log p। तो यहां से किसी प्रेशर P पे अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू हम यहां से इवैल्यूएट करते हैं, log x बाई एम इज इक्वल टू log k इज इक्वल टू 1 बाई n log p। अब देखो इसमें हमें टर्म्स को समझना है कि x बाई एम इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां पे x इज द मास ऑफ एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट का मास मतलब कि जो चीज एब्जॉर्ब कर रही है दूसरे को, ये एब्जॉर्बेट है, और इस एब्जॉर्बेट का जो मास है वो मास है स्मॉल m। और जो गैस इस पे एब्जॉर्ब हो रही है, जो गैस इस पे एब्जॉर्ब हुई है, उस गैस का मास जो है, सॉरी उल्टा हो गया, ये एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट, और जो गैस इस पे एब्जॉर्ब हो रही है, जो गैस उस पे एब्जॉर्ब हो रही है उसका मास है x, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसने एब्जॉर्प्शन किया है, उसका मास है m। तो x बाई एम को कह सकते हैं कि ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो जो गैस इस पे एब्जॉर्ब हुई उसको कहेंगे कि वो एब्जॉर्बेट है, और उसका मास हो गया x, और m इज द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका मास है m। अब सोचो कि x बाई एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा हुआ है या एब्जॉर्प्शन उतना कम हुआ है? इतना ज्यादा हुआ है। सेम मास ऑफ एब्जॉर्बेंट का सेम मास लो, 1 ग्राम लो, एक बार उसने 20 ग्राम एब्जॉर्ब किया और एक बार उसने 15 ग्राम एब्जॉर्ब किया, तो जिस केस में उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया उस केस में एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। अब देखो x, यहां पर k और n को कहेंगे कि k और n कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है ये कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करेगा? तो एक तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा ये गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पर डिपेंड करेगा, और n की जो वैल्यू है वो प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होगी। तो n की वैल्यू जो होगी वो प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होगी। अब देखो x, हमारे पास फॉर्मूला है कि x बाई एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1 बाई n। अगर हम ग्राफ से देखें तो आपको ग्राफ में दिखेगा कि यहां पर लो प्रेशर रीजन में ग्राफ कैसा जा रहा है? हाँ, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो P की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। और बहुत हाई प्रेशर पे क्या जा रहा है? 0 हो जाएगी n की वैल्यू। बहुत हाई प्रेशर पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो बहुत हाई प्रेशर पर n की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो आप इसमें देखोगे कि लो प्रेशर रीजन में n की वैल्यू 1 है, हाई प्रेशर रीजन में n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है, और उसके बीच में जो वैल्यू है वो 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में है। तो x बाई एम इक्वल्स टू के पी की पावर n। और अगर हम देखें तो हाई लो प्रेशर पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा है, और x बाई एम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं कि x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, यानी n की वैल्यू यहां पर 1 के बराबर है। अगर हम इंटरमीडिएट प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर नहीं, बहुत लो प्रेशर नहीं, इंटरमीडिएट प्रेशर पे ऑब्जर्व करें तो p की पावर 1 बाई n, n की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा है पर इंफिनिटी से कम है।
तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 से ज़्यादा होती है और इन्फिनिटी से कम होती है, यानी 1/n की वैल्यू 1/n की जो वैल्यू है ये 0 से लेके 1 तक होती है, तो ये इन्फिनिटी से कम है और 1 से ज़्यादा होता है। और बहुत हाई प्रेशर पे देखेंगे कि हाई प्रेशर पे n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, n टेंस टू इनफाइनाइट, और n अगर इनफाइनाइट हो गया तो x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हाई प्रेशर पर x/m की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आते हैं इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चन पे। आपको प्रेशर दिया हुआ होगा, आपको k दिया जाएगा और एक्सपेरिमेंटली बता दोगे कि x/m कितना है, तो आपको यहां पर n बताना होगा। तो अगर आपको x/m दिया हुआ हो, प्रेशर दिया जाए, k दे दिया जाए, तो आप n बता सकते हो। और अगर आपको दो प्रेशर दे दिया जाए और n पता चल जाए, तो आप दोनों प्रेशर पे x/m का रेशियो बता सकते हो। तो ये कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जरा कि x/m की वैल्यू टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी। तो बताओ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाता है या घट जाता है? घट जाता है। हाँ, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन की है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटते जाता है, हाँ ना। तो देखो, अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, गैस का जो सैचुरेशन, गैस का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। तो अगर आप यही प्लॉट x/m वर्सेस p का जो प्लॉट है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बनाने की कोशिश करो, डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑब्टेन करो, तो दिखेगा कि 195 लोअर टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है और हायर टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जा रहा है। यानी जो k है उस k की वैल्यू जो x/m इक्वल्स टू k इंटू पी की पावर n, k इंटू पी की पावर 1 है, 1/n है। यहां पर x/1/n और जो k है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और हाई टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करते जाता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, और इसकी वजह से देखोगे कि x/m की वैल्यू 195 केल्विन पे रिलेटिव सैचुरेशन पे ज़्यादा आएगा, ये थोड़ा कम आएगा, ये थोड़ा और कम आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। यानी गैस के फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए सूटेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? गैस का टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाँ, टेम्परेचर कम से कम हो और प्रेशर हाई से हाई हो। टेम्परेचर कम से कम होगा तो मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी, और मॉलिक्यूल की स्पीड जब कम होगी, टेम्परेचर अगर कम से कम होगा तो मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल की स्पीड कम है तो देखो, जैसे ही गैस का मॉलिक्यूल इस सरफेस के साथ टकराएगा, तो अगर इस मॉलिक्यूल की स्पीड कम है तो इसकी ये टकराने के बाद जो रिटर्न जाएगा तो वो कम स्पीड से रिटर्न होगा, कम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिटर्न होगा, और कम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिटर्न हो रहा है तो ये हो सकता है कि ये जो सॉलिड सरफेस है, ये सरफेस उसको अट्रैक्ट करे, सरफेस उसको उतनी एनर्जी के साथ अट्रैक्ट करे कि उसका नेट एनर्जी, सरफेस उसको उतनी एनर्जी के साथ अट्रैक्ट करे, हाँ ना। बट अगर गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ रिटर्न होगा, तो सरफेस जो होगा वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे रिटेन रखे, वो गैस का मॉलिक्यूल यहां से चला जाएगा। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली घटती जाती है। दूसरी बात समझिए, प्रेशर जब बढ़ाते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ, मान लो हम प्रेशर को नंबर ऑफ ऐसे दिखा रहे हैं, अगर हमने प्रेशर डबल कर दिया तो अब इस सरफेस पे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, और सरफेस पे अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, सरफेस पे अब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो ज़्यादा गैस का एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर गैस का
ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट पे अब ज़्यादा गैस का मास एड्जॉर्ब होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पर बढ़ जानी चाहिए। तो देखोगे कि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू प्रेशर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटते जाता है। अच्छा, प्रेशर बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं कि बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी जाएगा, बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू को रीच करेगी। आई बात समझ में? यस सर। चलिए अब बात करते हैं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। कई सारे सिचुएशन में होता है कि गैस का एड्जॉर्प्शन के अलावा हम सॉल्यूशन से भी एड्जॉर्प्शन करते हैं, सॉल्यूशन से भी एड्जॉर्प्शन कराया जाता है। जैसे बहुत सारी डाइज जो कपड़े जो बनाए जाते हैं तो कपड़ों की डाइंग की जाती है। ऐसा देखा होगा कई सारे ऐसे क्लोथिंग आइटम्स होते हैं जिनको जब हम फर्स्ट टाइम वॉश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रंग छोड़ देते हैं, देखा है? अक्सर जो हम बेडशीट यूज़ करते हैं या फिर जब हम कर्टन्स यूज़ करते हैं उनमें ऐसा होता है कि जब हम उनको वॉश करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा कलरिंग सब्सटेंस निकलता है। तो देखो कई बार हम सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन कराते हैं। अब यहाँ पर भी जो एड्जॉर्प्शन है वो भी कॉमन उसी तरीके से है कि एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ, एड्जॉर्प्शन जो होगा वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने से यहाँ पर भी एड्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया अगर हम एड्जॉर्बेंट का बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अब देखो अगर हम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, अब गैस थी तो गैस का प्रेशर की बात करते थे, अब अगर हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी या एड्जॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ में एड्जॉर्प्शन जो है ये नेचर पे तो डिपेंडेंट होता ही होता है, तो ये दोनों के नेचर पे भी डिपेंडेंट होगा। अब देखिए जैसे अभी हमने आइसोथर्म लिखा xm = kp की पावर 1/n, वैसे ही अगर सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की बजाय हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर 1/n, और इसको कर सकते हैं कि x/m = kc की पावर 1/n, और एकदम सेम बिहेवियर। तो जैसा गैस फेज में एड्जॉर्प्शन होता है लगभग उसी सिमिलर नेचर से सॉल्यूशन फेज में भी एड्जॉर्प्शन होता है। अब देखो सॉल्यूशन मतलब अभी हम सॉल्यूशन की एग्जैक्ट मीनिंग की बात नहीं कर रहे थे। सॉल्यूशन का मतलब था कि जो चीज़ लिक्विड फेज में, ठीक है। अब हम आ रहे हैं ज़रा 3 टर्म्स पे। हम 3 टर्म यूज़ करते हैं। पहला टर्म है ट्रू सॉल्यूशन, सच्चा सॉल्यूशन, एकदम रियल का जो सॉल्यूशन है उसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशंस। आपने तीनों टर्म कहीं ना कहीं यूज किया होगा। सबसे पहला टर्म देखो, पानी में जब हम नमक या पानी में जब हम चीनी डिजॉल्व करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। और जब हम पानी में मिट्टी घोलते हैं तो उसको क्या बोलते हो? उसको कहते हैं सस्पेंशन। मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, मिट्टी पानी में सस्पेंडेड होती है। मिट्टी पानी में घुल नहीं पाती है, मिट्टी सस्पेंडेड होती है। बारिश के बाद जो पानी बहता है उसमें खूब ज़्यादा मिट्टी सस्पेंडेड होती है, और अगर आप उस पानी को रख दो थोड़ी देर तो मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, मिट्टी पानी में सस्पेंडेड होती है, और मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनका कलर दूर से ही दिखता है कि पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉइल है। इसके बीच में एक जोन आता है, इसको कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, या इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं,
या इसका पुराना नाम है कोयाइडल सॉल्यूशन। आज हम इसको कोयाइडल की सॉल्यूशन की बजाय इसको हम सीधा कोयाइड सी कह देते हैं। कोयाइडल सॉल्यूशन ना कह के हम क्या कहते हैं, कोयाइड्स कह देते हैं। अब देखो, किसको आप ट्रू सॉल्यूशन कहोगे, किसको कोयाइडल सॉल्यूशन कहोगे, किसको सस्पेंशन कहोगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी, और किसकी प्रॉपर्टी, तो आपको फोटो में, आपको डायग्राम में ये दिख रहा है कि यहां सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। यहां जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी साइज बहुत छोटी है, यहां उनकी साइज थोड़ी बड़ी है, और यहां उनकी साइज काफी बड़ी है। तो इनको हम साइज के बेसिस पे करते हैं। अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर हो, पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम आती है, तो उसको कहा जाएगा कि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन है। पार्टिकल्स की साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम होगी तो आप इसको कहोगे कि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। और अगर पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगी, 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 मीटर के रेंज में होगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक कोयाइड है, या उसको पुराना नेमिंग है कोयाइडल सॉल्यूशन। पर अब हम इसको कोयाइडल सॉल्यूशन नहीं कहते, अब हम इसको कहते हैं कि ये कोयाइड है। अब हम इसका नाम क्या रखते हैं, पुराने जमाने में इसको कोयाइडल सॉल्यूशन कहते थे, अब हम इसको कहते हैं कि ये कोयाइड्स है। तो ये हो जाएगा कोयाइड्स। इसके अलावा अगर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ये 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो गया, तो इसको कहते हैं कि ये सस्पेंशन है। ये क्या है, तो ये सस्पेंशन है। अब देखो, खास बात क्या होती है, इन दोनों को बना के अगर आपने रख दिया तो ये अपने आप कभी सेटल नहीं होते, और ये वाले जो योग हैं ये अपने आप, इनको अगर बना के रख दिया तो ये सेटल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ गया तो ये सस्पेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये दोनों जो हैं, सामान्यतः इनको हम कहते हैं कि भाई ये दोनों को अगर आप रख दोगे तो इसमें पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे। ठीक है, और पार्टिकल्स की साइज का डिफरेंस है। 1 नैनोमीटर से कम ट्रू सॉल्यूशन, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में तो कोयाइड्स कहे जाएंगे। और अगर 1000 नैनोमीटर से भी साइज बड़ी हो गई, यानी 10 की पावर -6 मीटर से भी साइज बड़ी हो जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि वो सस्पेंशन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोयाइड्स की। कोयाइड्स आर अ होमोजेनियस सिस्टम, सॉरी हेट्रोजीनियस सिस्टम। जबकि सॉल्यूशंस को क्या बोलते हो, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस सिस्टम। कोयाइड्स आर हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें 2 फेजेस होते हैं। जैसे वाटर में जो झाग वगैरह बनता है, जो मिसल फॉर्मेशन होता है, वो भी एक तरीके का कोयाइड है। और ये कैसा होता है, तो ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ट्रू सॉल्यूशन कैसा सिस्टम होता है, होमोजेनियस। तो कोयाइड्स आर अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, और इसमें 2 फेजेस होते हैं। एक फेज को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। अब डिस्पर्स्ड फेज को ऐसा समझिए, डिस्पर्स्ड फेज ये सोल्यूट के जैसा है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो फेज, उसमें जिस फेज को हमने डाला है, जिस फेज को हमने घोया है, उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और जिस मीडियम में डाला है उसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो 2 डेफिनेशन यहां पर यूज की जाएंगी। तो द फेज विच इज डिस्पर्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्स फेज, और डिसकंटिन्यूअस फेज, और इंटरनल फेज। तो जिसको घोया है, जिसको घोलते हो उसको क्या बोलते हो सॉल्यूशन के केस में, जिसको घोलते हो उसको सॉल्यूशन के केस में क्या बोलते हो, सॉल्यूट। और उसको यहां पर क्या कहोगे, डिस्पर्स्ड फेज। जिसमें घोलते हो उसको क्या बोलते हो, सॉल्वेंट। और यहां पर उसको क्या बोलोगे, डिस्पर्सन मीडियम। तो जिस मीडियम में कोई कोयाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं, उस मीडियम को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, या कंटिन्यूअस मीडियम फेज, या एक्सटर्नल फेज। तो देखो, कोयाइड्स जो होते हैं वो 2 तरीके, कोयाइड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोयाइड्स में एक तो डिस्पर्स फेज है,
और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। जिसको घोया गया है वो फेज है और जिसमें घोया गया है वो है डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम ये मिलके बना देते हैं कोयाइडल या कोयाइड्स बना देते हैं या कोयाइडल पार्टिकल्स, कोयाइडल मिक्सचर बना देते हैं। ये मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पूरा ध्यान रखना कि ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस नहीं होता है। अभी हेट्रोजीनियस कैसे है? तो एक्चुअली में देखोगे कि जैसे मान लो हमने इसको घोया, डिस्पर्स फेज है और ये मीडियम है। मीडियम मान लो हमने पानी लिया और पानी में थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स डाले, तो देखेंगे कि ये पार्टिकल्स यहां पर है होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ये पार्टिकल्स यहां हेट्रोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहीं कम होंगे कहीं ज्यादा होंगे, इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। और पार्टिकल्स की साइज जो होगी वो 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। और जिसको आपने घोया है, डिस्पर्स किया है, उसको कहोगे कि वो डिस्पर्स फेज है, और जिसमें घोया है उसको कहोगे कि वो डिस्पर्सन मीडियम है। अब देखो, कुछ कोयाइड्स काफी स्टेबल होते हैं, कुछ कोयाइड्स रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं। जो स्टेबल कोयाइड होगा उसको अगर आप डिस्टर्ब करो तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो बना रहेगा। डिस्टर्ब करना मतलब हम इसमें कुछ ऐड करके, हम इसको थोड़ा एजिटेट करके, अगर हम एजिटेट करें तो इसके पार्टिकल्स आपस में चिपक के प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। बट जो अनस्टेबल कोयाइड होगा उसको अगर आप एजिटेट करोगे, एजिटेट करना मतलब अगर हमने उसको सेक किया या उसको अच्छे से घुमा दिया तो उसके पार्टिकल्स आपस में कोयाइड करने लगते हैं, और कोयाइड करके ये बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, और बड़े पार्टिकल्स बना के ये सस्पेंशन की रेंज में चले जाएंगे। और फिर सस्पेंशन रेंज में गए तो फिर धीरे धीरे ये पार्टिकल्स बैठना स्टार्ट कर देते हैं, सेडिमेंटेशन दिखाने लगते हैं। वो प्रेसिपिटेशन तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वो पार्टिकल बैठना स्टार्ट कर जाते हैं और वहां पर वो सेडिमेंटेशन एग्जिबिट करने लगते हैं। तो कोयाइड्स को मेनली दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हो। एक ऐसे कोयाइड जो स्टेबल हैं, जिनको आप एजिटेट करोगे, जिनको आप थोड़ा सेक करोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कुछ ऐसे हैं जो थोड़े अनस्टेबल हैं, और अगर आप उनको एजिटेट करोगे या उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर जाते हैं या सेडिमेंटेट होना स्टार्ट कर जाते हैं। अब देखो, कोयाइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट पे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इंटरैक्शन बिटवीन द फेज एंड मीडियम पे क्लासिफाई कर सकते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या है, वो कैसे बने हैं, इन तीन क्लासेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला देखो, फिजिकल स्टेट। डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और मीडियम भी सॉलिड हो, डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और मीडियम भी लिक्विड हो। तो ऐसे हम फेज के बेसिस पे दोनों में इंटरैक्शन तो हो सकता है, दोनों में बहुत बढ़िया अट्रैक्शन हो, और हो सकता है दोनों में अट्रैक्शन ना हो। फिर कैसे पार्टिकल्स आए हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से बने हैं, हम उन तरीके की बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, कोयाइड्स को हम इन तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और उसके बाद इनमें क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ये तीन मेथड्स, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम इस चैप्टर में कोयाइड्स के बारे में देखेंगे। देखो, कोयाइड को अगर आप फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करो तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, अगर दोनों सॉलिड है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हैं, तो इनको कहेंगे कि ये एक सॉलिड सॉइल का एग्जांपल है। इसको कहोगे कि ये सॉलिड सॉइल का एग्जांपल है या सॉलिड कोयाइड का एग्जांपल है। अब देखो, इसका एग्जांपल में कुछ कलर्ड ग्लासेस आती हैं और कुछ जेमस्टोन्स आते हैं। कलर्ड ग्लासेस और जेमस्टोन्स में आप ऐसा देखोगे कि सॉलिड के अंदर में सॉलिड डिस्पर्स होता है। डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा
और इसमें सॉलिड डिसॉल्व होगा, सॉलिड डिस्पर्स फेज होगा। मतलब हमने लिक्विड में डिस्पर्सन मीडियम लिया, लिक्विड में हमने क्या किया, सॉलिड फेज को डिसॉल्व किया। तो इसको कहोगे, इसको लिक्विड सॉइल कह देते हैं या इसको नॉर्मली सॉइल कह देते हैं। इसमें देखोगे पेंट्स हैं, सेल फ्लूइड्स हैं, ये सारे जो है वो लिक्विड सॉइल या सॉइल का एग्जांपल है। अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हो और गैस में सॉलिड डिस्पर्स्ड हो, गैस में सॉलिड डिस्पर्स्ड हो, तो इसको कहते हैं कि ये एरोसॉल है। जैसे स्मोक और डस्ट, स्मोक और डस्ट एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, है ना। यस डस्ट बताओ होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है? एयर में जो डस्ट आपको दिखता है वो होमोजीनियस जैसा होता है या हेट्रोजीनियस होता है? हेट्रोजीनियस होता है। और वो किसका एग्जांपल है? तो उसको आप एरोसॉल कहोगे और आप उसको कहोगे कि वो एक सॉलिड डिस्पर्स फेज, सॉलिड डस्ट इन गैसियस डिस्पर्सन मीडियम। जब लिक्विड डिस्पर्स्ड हो, लिक्विड फेज डिस्पर्स किया जाए इन सॉलिड मीडियम, जिसको डाला गया वो लिक्विड है, जिसमें डाला गया वो सॉलिड है, तो इसको कहते हैं जेल। तो ये जो चीज, बटर और जेलीज आती हैं, इनमें होता क्या है, चीज में लिक्विड थोड़ा होता है, लिक्विड थोड़ा होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है। चीज, बटर एंड जेली ये सारे एग्जाम्पल हैं जेल का, और इसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर है। लिक्विड जब लिक्विड के अंदर होता है तो इसको नाम कह देते हैं कि ये एमल्सन है। जैसे मिल्क जो है, मिल्क एक एमल्सन है। मिल्क में क्या है कि वाटर है और ऑयल है, तो मिल्क को कह सकते हो कि मिल्क एक तरीके का एमल्सन है। और एमल्सन मतलब वो भी एक तरीके का कोलाइड है जिसमें लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है। लिक्विड को जब गैस में डिसॉल्व करते हैं तो इसको भी एरोसॉल कह देते हैं। जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सारे कह सकते हैं कि ये सारे एरोसॉल के एग्जांपल्स हैं। जो गैसेस ट्रैप हो जाती हैं सॉलिड में, गैसेस ट्रैप हो जाती है जब सॉलिड में, तो इसको कहते हो सॉलिड सॉइल। और इसमें देखेंगे प्यूमिस स्टोन, फोम, रबर, ये सब जो है ये सॉलिड सॉइल के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादातर एग्जांपल्स ध्यान रखना है, किसको क्या कहते हैं, किसको जेल कहते हैं, किसको एमल्सन कहते हैं, किसको एरोसॉल कहते हैं, ये बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब हम आते हैं इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरैक्शन के बेसिस पे, इस बेसिस पे हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। अब बताओ फिलिक का मतलब क्या है? फिलिक का मतलब क्या है? लविंग। और फोबिक का मतलब हीटिंग, है ना। जैसे अगर किसी आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो, इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं, है ना। यस और वैसे भी हम नॉर्मली फिलिक, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, तो फिलिक का मतलब है लविंग और फोबिक का मतलब है फोबिया। फोबिया मीन्स डरना यानी हेट, तो ये फोबिक मतलब हेटिंग है। अब देखो लायोफिलिक कोलाइड जो होंगे उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम विल बी इन लव विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, वो लविंग होंगे, वो फिलिक होंगे। तो जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम ये दोनों एक दूसरे को लविंग हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, दोनों एक दूसरे को लविंग हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो लायोफिलिक है। और जब ऐसा ना हो तो हम कहेंगे कि दे आर लायोफोबिक। ठीक है। तो अगर ये डिस्पर्स फेज मतलब जिसको घोया है, देखो जिसको घोया है वो डिस्पर्स फेज होता है और जिसमें घोया है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो अगर दोनों के बीच में प्रेम है, दोनों एक दूसरे को लविंग है, दोनों में अट्रैक्शन है,
तो आप उसको कहोगे कि वो यायोफिलिक है, और अगर दोनों में अट्रैक्शन नहीं है तो आप कहोगे कि वो यायोफोबिक है। अब ये बताओ कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फोबिक होगा या फिलिक होगा? फिलिक ज्यादा स्टेबल होगा। किसको बनाना आसान होगा? फिलिक को। फोबिक को स्पेशल टेक्निक से बनाना पड़ेगा, ये कम स्टेबल होगा, और फिलिक जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यायोफिलिक को प्रिपेयर करना आसान होगा, आसानी से बनेगा, और यायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सीधा क्या करते हैं, जैसे स्टार्च है, स्टार्च का वाटर में यायोफिलिक क्लोराइड बनता है। स्टार्च देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, काफ़ी OH ग्रुप्स होते हैं, तो वो वाटर लविंग है, तो हम सीधे इसको वाटर को गर्म करके सीधे इसको डिजॉल्व करके यायोफिलिक क्लोराइड को बना सकते हैं। तो यायोफिलिक क्लोराइड क्या है? यायोफिलिक क्लोराइड जो होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, उनको बनाना आसान होता है। पर जो यायोफोबिक होते हैं उनको बनाना आसान नहीं होता, उनको हम किसी स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं। तो यायोफोबिक में क्या है कि दोनों के बीच में कोई मतलब दोनों लविंग नहीं है, तो उनको हम स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं। अब देखो, जैसे AgNO3 को अगर हम Ki एक्सेस ऑफ Ki में ऐड करें, तो एक्सेस ऑफ Ki में जब ऐड करोगे तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जब हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ Ki में ऐड करेंगे तो जो AgI के कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आयोडाइड आयन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसे हमने AgNO3 डिस्पर्स फेज लिया, इसमें एक्सेस में Ki का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब जब हम एक्सेस में Ki ऐड करेंगे तो I माइनस और Ag प्लस ये मिलके AgI बनाएंगे। अब AgI तो प्रेसिपिटेट होता है, AgI तो PPT के फॉर्म में चला जाएगा, बट जब Ki एक्सेस में है तो ये Ag प्लस क्या करेगा, AgI क्या करेगा कि अपने सरफेस के ऊपर एक्सेस ऑफ I माइनस में से I माइनस को एब्जॉर्ब करेगा। Ag प्लस जो है वो ज्यादा पोलराइजिंग कैटायन है और I माइनस एक्सेस में है, तो वो उस I माइनस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा, और सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो PPT है, इस PPT ने अपने सरफेस पे I माइनस को एब्जॉर्ब किया। तो बताओ I माइनस को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो PPT है, ये PPT क्या टूटना स्टार्ट करेगा या एज इट इज रहेगा? टूटना स्टार्ट करता है, और ये टूट के कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स बना देता है। ये टूट के कोलाइडर रेंज का पार्टिकल बना देता है जिसमें AgI के ऊपर I माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। AgI के ऊपर I माइनस जो है वो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे बन जाता है ये कोलाइडल रेंज का पार्टिकल। और ये इसको बोल सकते हैं कि ये यायोफोबिक कोलाइड है, इसको हमें स्पेशल टेक्निक से बनाना पड़ा। जबकि यायोफिलिक में हम सीधा घोल देते हैं, स्टर कर देते हैं, या थोड़ी बहुत हीटिंग करके हम उसको सामान्य तरीके से बना लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, तो फिर जो ब्रेकडाउन हो रहा है AgI का, वो एब्जॉर्प्शन के पहले या बाद में सर? एब्जॉर्ब देखो, जैसे ही मिलाओगे सारा AgI PPT कर जाएगा। यस सर। PPT बनने के बाद वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा I माइनस, और I माइनस को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये ब्रेक होना स्टार्ट करेगा। हाँ यस सर। और ब्रेक होगा तो और नई सरफेस आएगी, यस सर, और सरफेस पे I माइनस को एब्जॉर्ब करेगा और ये कोलाइडर रेंज का पार्टिकल बना लेगा। थैंक यू। अब देखो, जो कोलाइड्स होते हैं, जो दो केसेस ऑफ हैं, यायोफिलिक और यायोफोबिक, इनमें देखोगे कि यायोफिलिक कोलाइड्स जो है इनका प्रिपरेशन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ये सिंपल तरीके से बनते हैं। तो अगर मान लो हमने डिस्पर्सन मीडियम को हटा दिया, पानी में स्टार्च का सॉल्यूशन, स्टार्च का कोलाइड बनाया और हमने उसको हीट करके पानी इवापोरेट कर दिया, तो हमें फिर से स्टार्च मिल गया। अब अगर हम दोबारा पानी घोल देंगे उसमें, दोबारा पानी घोल देंगे तो फिर से वो PPT
फिर से वो जो स्टार्च है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा और वाटर के अंदर वो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्व बना लेगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर आप कोलाइड को कोगुलेट करोगे, कोलाइड को सेडिमेंटेशन करा दिया, तो फिर से अगर आप मीडियम ऐड करोगे तो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स दोबारा बन जाते हैं और फिर से वो कोलाइड तैयार हो जाता है। तो लायोफिलिक कोलाइड जो हैं या लायोफिलिक सॉल्व जो हैं, दे आर रिवर्सिबल। ये स्पेशल टेक्निक से बनते हैं। तो एक बार बनाने के बाद अगर आपने उसको सेडिमेंटेशन कर दिया, उसको प्रेसिपिटेट करा लिया, तो दोबारा केवल मीडियम ऐड करने से वो नहीं बनेगा। फिर से आपको वो पूरा का पूरा टेक्निक यूज किया था, स्पेशल मेथड यूज किया था, वो मेथड यूज करना पड़ेगा। इनको हम आसानी से वार्म करके या सेक करके या स्टिर करके या सीधा कहें घोल के बना सकते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स को। और लायोफोबिक जो हैं, इनमें मीडियम और फेज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तो इनको बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी AgI के केस में देखा कि हमने I- एक्सेस में ऐड किया, तो AgI के ग्रेन्स ने I- एब्जॉर्ब किया और उससे वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है। डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है। डिस्पर्स फेज एंड मीडियम आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन होने की वजह से देखेंगे कि दे आर वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और आसानी से कोगुलेट, आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ऐड करो तो भी ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते। जबकि लायोफोबिक सॉल्व्स जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट किए जा सकते हैं। जैसे AgI ही हुआ, अगर हमने कोई कैटायन ऐड कर दिया कि उसने I- को रिमूव कर दिया, I- को हटा दिया, I- के साथ PPT बना दिया, तो जो I- एड्जॉर्ब हुआ है वो हट गया और I- एड्जॉर्ब हो गया, तो अब बाकी के जो AgI के ग्रेन होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और फिर से प्रेसिपिटेट बना लेंगे और वो कोलाइडल सॉल्व जो है वो कोगुलेट कर जाएगा। तो लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक कोलाइड जो होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। लायोफिलिक सॉल्व्स में देखोगे कि उनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। हाँ, pH वो चेंज करने से थोड़ा बहुत चार्ज आ जाता है, बट इनके ऊपर क्या होता है कि इनके ऊपर चार्ज, लायोफोबिक के ऊपर चार्ज होगा ही होगा और चार्जेस होने की वजह से ही वो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर चार्ज होता है, लायोफोबिक कोलाइड्स में चार्ज होता है और चार्ज होने की वजह से आप अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो कोगुलेट हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहां पर लायोफोबिक सॉल्व और फिलिक सॉल्व में विस्कोसिटी देखोगे कि विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होता है और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो रिलेटिवली ज़्यादा विस्कस हो जाता है। और यहाँ अट्रैक्शन नहीं होता तो विस्कोसिटी पे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, मीडियम का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो लायोफिलिक सॉल्व में कोई बहुत खास चार्ज है नहीं, कोई खास चार्ज नहीं है। थोड़ा बहुत pH बदलने से चार्जेस अपीयर होते हैं, कोई बहुत खास चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका माइग्रेशन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किसी तरफ माइग्रेट नॉर्मली नहीं करते। पर इनमें देखोगे कि यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज करके ही बनाए जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स जो बनते हैं उन पे चार्ज आता ही आता है और अगर चार्ज आ रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी न किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो लायोफोबिक सॉल्व्स को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो किसी न किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, किसी न किसी इलेक्ट्रोड की तरफ वो प्रोपगेट करेंगे।
अच्छा, अगर हम इसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अगर प्रेसिपिटेट करना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत स्टेबल होते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड करोगे तब जाके ये कोगुलेट होते हैं, तब जाके प्रेसिपिटेट होते हैं। और ये लोग इतने अनस्टेबल कोगुलेट होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया और वो इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट है कोगुलेशन के लिए, मतलब थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो वो कोगुलेशन के लिए सफिशिएंट होता है और यहां पर कोगुलेशन हो जाता है। तो लायोफोबिक कोगुलेट्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल कोगुलेट्स और ये बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जितने नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं उनके जो कोगुलेट्स बनेंगे वो सारे स्टेबल कोगुलेट्स हैं। जैसे स्टार्च का, गम्स का, प्रोटीन्स का, जेलेटिन का, ये सारे नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें खूब OH वगैरह होता है तो वाटर वगैरह के साथ ये खूब इंटरेक्शन करते हैं और इनका जो वाटर वगैरह में सॉइल बनता है ये सब लायोफिलिक सॉइल होते हैं। और जितने इनऑर्गेनिक वाले सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक वाले सॉल्ट्स मेटल्स के सॉल्ट, सल्फाइड्स के सॉल्ट, ऑक्साइड सॉल्ट या AgI का जो सॉल्ट था, ये सारे के सारे जो सॉइल हैं ये सब के सब वाटर के साथ लायोफोबिक सॉइल का एग्जाम्पल है। तो ऑर्गेनिक वाले जो हैं, ऑर्गेनिक वाले केमिस्ट्री से जो आ रहे हैं, नेचुरल वाले स्टार्च, प्रोटीन, गम्स, जेलेटिन, ये सब लायोफिलिक हैं और बाकी सारे इनऑर्गेनिक वाले जो हैं वो लायोफोबिक हैं। अब देखिए, डिस्पर्स फेज की साइज के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। डिस्पर्स फेज जो है वो कैसे आया है? डिस्पर्स फेज जो है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? तो डिस्पर्स फेज की साइज जो आनी चाहिए, डिस्पर्स फेज की जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होगी। अब देखो, ये 1 नैनोमीटर से जो 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज होनी चाहिए वो किस तरीके से हो सकती है? हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल की साइज इतनी है, 1000 नैनोमीटर तक की साइज एक मॉलिक्यूल की है, ऐसा हो सकता है? अरे हाँ या ना? क्या किसी सिंगल मॉलिक्यूल की साइज 1000 नैनोमीटर के रेंज तक की हो सकती है? और किसकी हो सकती है? गेस करो जरा। प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट। हाँ, प्रोटीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जितने पॉलीमर्स आते हैं उन सब की हो सकती है, जिनका भी मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 4000 ग्राम है, तो उनकी साइज भी तो बहुत बड़ी होगी। तो ऐसे कोलाइड्स जिनमें सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल की साइज जो है कोलाइडर रेंज में होती है, कोलाइड के रेंज की होती है, उसको कहते हैं कि वो एक मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड है। ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड, ये दोनों कोलाइड्स क्या होते हैं कि ये दोनों में एक सिंगल मॉलिक्यूल की साइज कोलाइडर रेंज में नहीं होती। यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके अपनी साइज को बड़ा करते हैं और फिर कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल की साइज कम है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके इस रेंज के मॉलिक्यूल्स या इस रेंज के साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से इनको मल्टी मॉलिक्यूलर कहते हैं और एसोसिएटेड कहते हैं। अब दो क्यों आ रहे हैं? इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी हम उस डिफरेंस की बात करेंगे। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल की साइज इतनी नहीं होती कि वो कोलाइडर रेंज का पार्टिकल्स बना सके। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे सल्फर का जो सॉइल होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं S8 के,
और S8 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कोलाइडल सॉइल का पार्टिकल बनाते हैं। ऐसा एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट जो है उसमें गोल्ड के बहुत सारे एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूल सॉल्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं, और ये कोलाइडल रेंज के जब पार्टिकल्स बनाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये मल्टी मॉलिक्यूल कोलाइड है। अब देखो सॉल्यूशन में सल्फर जब भी कभी प्रोड्यूस होगा, सॉल्यूशन के वाटर में जब भी कभी सल्फर प्रोड्यूस होगा तो शुरू में आपको सल्फर S8 के पार्टिकल्स S8 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, फिर वो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करके वो कोलाइडल सल्फर बना देते हैं। ऐसे ही गोल्ड के केस में भी, गोल्ड जब भी कभी प्रेसिपिटेट होगा, गोल्ड कभी भी वाटर में प्रोड्यूस होगा तो पहले गोल्ड के एटम्स प्रोड्यूस होंगे, फिर आपस में कंबाइन करके वो गोल्ड का सॉल्ट बना देते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड में क्या होता है कि अकेला एक सिंगल मॉलिक्यूल की साइज इतनी होती है कि वो अकेला एक ही मॉलिक्यूल कोलाइड का काम कर जाता है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है कि ये सूटेबल साइज के, मतलब इनका जो पार्टिकल है ये अकेले मॉलिक्यूल का ही साइज इतना होता है कि वो आसानी से ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड्स हैं उनमें देखोगे कि मॉलिक्यूल की साइज, सिंगल मॉलिक्यूल की साइज इतनी बड़ी होगी कि वो अकेले मिलके, अकेले ही बिना किसी के साथ कंबाइन हुए ही वो कोलाइडल साइज का है और वो कोलाइड बना लेता है। अब देखोगे कि ज्यादातर जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड्स के हैं। लायोफिलिक मतलब अट्रैक्शन है, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स देखोगे कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो बनते हैं ये स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड बहुत सारे मैन मेड मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं, इनमें से ज़्यादातर देखोगे कि जो भी नेचुरल हैं वो सारे के सारे लायोफिलिक होते हैं। तो ज़्यादातर जो मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड्स हैं, ये ज़्यादातर मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड्स जो होते हैं वो लायोफिलिक नेचर के होते हैं। इनमें सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब देखो एसोसिएटेड कोलाइड, तो अभी तो हमने बात की मल्टी मॉलिक्यूल कोलाइड की, तो फिर हमें एसोसिएटेड कोलाइड की क्या जरूरत पड़ गई? तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एसोसिएटेड कोलाइड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से जब ज्यादा करोगे तभी वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनाते हैं, और जबकि एग्रीगेट कोलाइड जो होते हैं या मल्टी मॉलिक्यूल कोलाइड जो होते हैं, इनमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं करनी पड़ती। इनमें कोई फिक्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि इससे ज्यादा हुआ तब जाके वो कोलाइडल पार्टिकल्स बनाएंगे, नहीं। एसोसिएटेड कोलाइड्स का क्या है कि ये एक कॉन्सेंट्रेशन से नीचे, एक कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर ये नॉर्मल सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर दिखाएंगे। मतलब अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से कम रखी है तो इनका बिहेवियर कैसा होगा? तो ये लगेगा कि यार ये तो ट्रू सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर दिखाएंगे। पर जब आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर या उससे ज्यादा कर दोगे, तो ये आपस में एसोसिएट होने लगते हैं, आपस में कंबाइन होने लगते हैं, और कंबाइन करके बड़े बड़े साइज के एग्रीगेट्स बनाते हैं, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं, और वो पार्टिकल कोलाइडल रेंज के होते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइड की खास बात है कि ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेवियर दिखाते हैं एट लो कॉन्सेंट्रेशन। कम कॉन्सेंट्रेशन पर ये कैसा बिहेवियर? तो ये इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। बट अगर हम इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें
तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ये आपस में कंबाइन होके कोयाइडल रेंज के पार्टिकल्स बना लेते हैं और इनका कोयाइडल पार्टिकल्स, इनका बिहेवियर कोयाइड के जैसा हो जाता है। अब देखोगे कि एसोसिएटेड कोयाइड जो कोयाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं उनको कहते हैं हम मिसल। एसोसिएटेड कोयाइड जो कोयाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं उनको कहते हैं हम कि वो मिसल्स है। और ये एसोसिएटेड कोयाइड्स नॉर्मली सरफेक्टेंट्स बनाते हैं। सरफेक्टेंट्स कौन होता है? तो सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हैं वो सारे के सारे एसोसिएटेड कोयाइड्स बनाते हैं। तो देखोगे सोप वगैरह जो है C17H55 सॉरी S35 COO माइनस, ये देखो ये एक सरफेक्टेंट है, ये सोप का एक कंपोनेंट है। अब इसमें देखोगे कि इसको अगर हम लो कॉन्सेंट्रेशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा डिसॉल्व होगा, यानी इसका बिहेवियर होगा ट्रू सॉल्यूशन जैसा। अब इसको थोड़ा और डिसॉल्व करो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। उस कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्ट है, जो नेगेटिवली चार्ज वाला पार्ट है, ये पार्ट आपस में कंबाइन होने लगते हैं और कंबाइन करके यानी आपस में एसोसिएट होने लगते हैं और आपस में एसोसिएट होके पार्टिकल्स बनाने लगते हैं। उन पार्टिकल को कहते हैं कि वो मिसल्स है। और उन पार्टिकल्स की साइज, अकेले उन पार्टिकल्स की साइज जो होती है, उन पार्टिकल्स की साइज कोयाइडल रेंज में आ जाती है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मिसल्स का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं हो सकता। उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको कहते हैं हम क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, यानी CMC से कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो मिसल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और CMC से अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तभी जाकर मिसल का फॉर्मेशन होगा। तो देखोगे कि मिसल का फॉर्मेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा की कॉन्सेंट्रेशन पर ही होगा, उससे कम की कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं होगा। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता कैसे है और क्यों है। इमेजिन करो कि हमने C17H35 COO माइनस Na+ को वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये जो नेगेटिव वाला एंड है COO माइनस, ये एंड हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफिलिक है। और जो बाकी का हाइड्रोकार्बन एंड है वो एंड कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। यानी ये वाला पार्ट चाहेगा पानी में रहना, और ये जो दूसरा पार्ट, ये जो पूरा जो ये C5H35 वाला पार्ट है, ये पार्ट पानी से दूर जाना चाहेगा, है ना? तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जगह कहां पर है? सरफेस पे जाओ, है ना? आई बात समझ में? यस। पर सारे मॉलिक्यूल तो सरफेस पे नहीं जा सकते। तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ये न चाहते हुए भी ये पानी में पड़ा रहता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी में रहता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी पानी में रहता है। बट अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाए तो धीरे धीरे इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे ये आपस में अब एसोसिएट होना शुरू कर देते हैं। ये आपस में एसोसिएट होते हैं, ग्रुपिंग करने लगते हैं, और ग्रुपिंग करके क्या करते हैं कि ये सारे अपना जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो एक जगह कर देते हैं। हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ऐसे अरेंज कर देते हैं, स्फेरिकली अरेंज कर देते हैं कि वाटर वहां पहुंच नहीं पाए, और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब देखो ये एक दूसरे के, ये क्या है, ये फोबिक है या फिलिक है? फिलिक। ये एक दूसरे के लिए तो फिलिक है।
तो ये सारे अपना जो चेन है वो चेन की साइज, चेन का डायरेक्शन एक तरफ कर देते हैं और जो O- वगैरह एंड है उस एंड को बाहर की तरफ कर देते हैं और इससे वाटर के साथ इनका इंटरेक्शन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है और आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो ये सारे क्या करते हैं, ये सब अब आपस में इस तरीके से एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर जैसे ही हुआ तो अब इनका नंबर इतना ज़्यादा है कि ये आपस में कंबाइन करके ये वाली स्पीसीज बना लेते हैं और इसी स्पीसीज को कहते हैं कि ये मिसल है। ये जो स्पीसीज बन जाती है इसी स्पीसीज को कहते हैं कि ये मिसल है। अब बताओ इस मिसल के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? मिसल के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? concentration must be greater than critical missile concentration. For formation of missile मिसाइल का अगर फॉर्मेशन करना है तो concentration must be greater or equal to या greater than CMC is critical missile concentration। तो इस तरीके से ये मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन से कम पे हैं तो इतने कोलाइडल्स, इतने ये आपस इतने ये जो हाइड्रोफोबिक एंड वाले हैं इतने लोग आपस में कांटेक्ट में नहीं आते तो ये मिसाइल का फॉर्मेशन नहीं होता। बट अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ये लोग आपस में कांटेक्ट में आते हैं और आपस में कांटेक्ट में आकर ये सारे लोग आपस में कंबाइन होते हैं और आपस में कंबाइन होकर आपस में ये लोग कंबाइन होके देखेंगे कि आपस में जब ये कंबाइन होते हैं तो ये कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। आई बात समझ में? यस सर। चलिए अब बात करते जरा कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है, सिमिलरिटी क्या क्या है। तो देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड और मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड, तो यहां पर क्या होता है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एक से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन होके ये कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ एक अकेले मॉलिक्यूल की साइज कोलाइडर रेंज के बराबर होती है और यहाँ पर क्या होता है कि कंबाइन होके एसोसिएट होके बनते तो हैं पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगी तभी बनते हैं। सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, ये सारे मल्टी मॉलिक्यूलर हैं। जितने भी पॉलीमर्स के हैं, जितने भी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर वाली स्पीसीज हैं, उनका जो कोलाइडल पार्टिकल बनेगा वो सब मैक्रोमॉलिक्यूलर होगा। और जो सोप डिटर्जेंट के सॉल्स होते हैं, सोप वगैरह जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, उन सब के केस में जो सॉल बनता है या जो कोलाइड बनता है वो एसोसिएटेड कोलाइड होता है। इनमें देखोगे कि पार्टिकल जो है इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई नहीं होगा, यहाँ पे बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास होगा और यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास नॉर्मली हाई होगा, बहुत हाई नहीं होगा पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, यहाँ पर हाई होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे कि पार्टिकल्स जो हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स आपस में वीक वन ड्रॉप फोर्सेस से बंधे होते हैं। जैसे S8 का सॉइल बना, S8 का जो सॉइल बना, उस सॉइल में S8 के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में वीक वन ड्रॉप फोर्स से कंबाइन हो रहे हैं। एक S8 उसके साथ दूसरा S8, तीसरा S8, ऐसे जो कंबाइन हो गए तो वो उसमें आपस में वीक वन ड्रॉप फोर्सेस से कंबाइन होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ये सारे एक ही मॉलिक्यूल में हैं, एक ही मॉलिक्यूल में है, तो यहाँ पर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से इनका फोबिया है, वाटर से दूर जाना चाह रहे हैं, तो आपस में इंटरेक्शन रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। अब देखिए मिसाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मिसाइल के फॉर्मेशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो होनी चाहिए
वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, और उस कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं हम कि वो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, मिसल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होना चाहिए, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। मिसल का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर होता है उसको कहते हैं हम क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और मिसल्स एसोसिएशन से बनते हैं, और इनमें क्या होता है कि इनका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे बिहेवियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा होता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो इनका बिहेवियर कोयाइडल पार्टिकल जैसा होता है। अब देखोगे मिसल्स में लगभग 100, 150, 200 पार्टिकल्स या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी साथ में कंबाइन करते हैं। तो मिसल के फॉर्मेशन में कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, और क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन जाती है तो उस केस में बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट करते हैं, आपस में वन डर फोर्सेस से एसोसिएट कर जाते हैं, और एसोसिएट करके कोयाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं, जिनको कहते हैं हम मिसल्स। अब देखो, जैसे ये बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये बड़ा वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब अगर लो कॉन्सेंट्रेशन पे रखोगे तो ये पार्ट एज इट इज रहते हैं, पर अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन पे रखेंगे तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं वो सारे आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं वो आपस में एक तरफ पॉइंट कर जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ हो जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ है, और ये एक मिसल का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये एक मिसल यानी कोयाइडल पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन से कम रखेंगे या इसको डाइल्यूट करोगे तो ये जो कोयाइडल रेंज का पार्टिकल बना है, ये पार्टिकल टूट जाता है, और टूट के ये फिर से इंडिविजुअल आयंस प्रोड्यूस कर देता है, यानी इंडिविजुअल जो चेन है वो चेन्स प्रोड्यूस कर देता है। तो देखेंगे कि जो सर्फेक्टेंट होते हैं या जो सोप या डिटर्जेंट्स होते हैं उनके केस में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और दूसरा पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट वाटर रबिंग होता है और हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर हीटिंग होता है। तो एक कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर देने पर हाइड्रोकार्बन पार्ट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और मिसल का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगी, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये ट्रू सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर दिखाएंगे, ये लोग एकदम ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। और क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पर मिसल का फॉर्मेशन शुरू होगा और यहां पर कोयाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनना शुरू होंगे। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पर कोयाइडल सॉल्यूशन का बिहेवियर दिखना शुरू होगा, कोयाइडल बिहेवियर शुरू होगा यहां पर। और क्रिटिकल मिसल से अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते जाओगे तो कोयाइडल रेंज के पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, यानी और ज़्यादा कोयाइडल पार्टिकल्स बनते जाएंगे। तो मिसल की खास बात यही है कि वो सीएमसी से कम पे ट्रू सॉल्यूशन होंगे और सीएमसी से के बराबर या उससे ज़्यादा पर उनका बिहेवियर एक कोयाइड के जैसा होता है। अब देखो, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्लीनिंग एक्शन भी इसी वजह से होता है। सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो इसी एकदम सेम फिनोमेना से होता है। अच्छा, सोप का यूज हम क्या ऑर्गेनिक डर्ट को क्लीन करने में करते हैं या फिर इनऑर्गेनिक डर्ट को क्लीन करने में करते हैं? मान लो आपने क्या किया कि अपने वाइट शर्ट को किसी नेल पे टांग दिया, हैंग कर दिया, तो उस पर देखोगे कि उस पर रस्ट लग जाता है। देखा है कभी? हेलो, यस सर। तो क्या उस रस्ट को साफ करने के लिए हम सोप का यूज करते हैं?
नहीं, सोप वगैरह का यूज़ इनऑर्गेनिक डर्ट को साफ करने में नहीं कर पाते नॉर्मली। सोप को यूज़ करते हैं हम ऑर्गेनिक डर्ट को साफ करने में। मान लो किसी सरफेस पे ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब देखो, अब हम इसको अगर डिटर्जेंट या सोप के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सोप या डिटर्जेंट जो है, इसमें जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो पानी से दूर जाना चाह रहा है, पर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जाना चाह रहा है। पानी से दूर जाना चाह रहा है तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जाना चाह रहा है। तो ये क्या करता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पार्ट उस ग्रीस या ऑर्गेनिक डर्ट में या ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, वो पार्ट जाके उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। वो पार्ट जाके ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब हम वाटर के साथ उसको कॉन्स्टेंटली वॉश करते हैं, वाटर के साथ कॉन्स्टेंटली रब करते हैं, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये तो चला गया ग्रीस में, और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये पार्ट तो है बाहर की तरफ। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के साथ अट्रैक्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो ग्रीस में चला गया। तो अब अगर आप इस पे पानी से वॉश करोगे तो ये जो पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ये पानी के साथ जाना चाहेगा, है ना? हेलो, यस सर। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के साथ जाना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, तो ये अपने साथ इस ऑर्गेनिक डर्ट को या ग्रीस को भी अपने साथ वाटर के साथ ऐसे उठा लेगा, और ये फिर जाके कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो भी कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स के फॉर्मेशन से, यानी एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन से कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स के फॉर्मेशन से ही होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, सोप में क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये फिलिक एंड है। फिलिक एंड वाटर में रहना चाह रहा है, फोबिक एंड ऑर्गेनिक रीजन में जाना चाह रहा है। तो जब ग्रीस या ऐसे किसी ऑर्गेनिक डर्ट, ऑर्गेनिक गंदगी वाला हम लाएंगे कपड़ा, तो इस पर क्या होगा कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो पानी में रहेगा, और फोबिक पार्ट जाके उसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है। अब अगर अच्छा खासा नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट या नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उसके बाद जब हम इसको वाटर से वॉश करते हैं, मान लो हम वाटर को फ्लो कराएंगे, तो वाटर को जब फ्लो कराएंगे तो वाटर अपने साथ इस नेगेटिवली चार्ज पार्ट को ये जाना चाहेगा, और नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट से कनेक्टेड है केमिकल फोर्सेस से, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ है। तो जब हम इसको वाटर को फ्लो कराना चाहेंगे, वाटर को यहाँ से हटाएंगे, तो वाटर अपने साथ नेगेटिव को ले जाएगा, और नेगेटिव अपने साथ हाइड्रोफोबिक टेल को ले जाएगा, और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इस पूरा ग्रीस डर्ट को उठाएगा और लेके चला जाएगा, और ये सरफेस से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर सरफेस रिलेटिवली क्लीन हो जाएगा। और फिर देखोगे कि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो एड्जॉर्ब्ड हाइड्रोफोबिक चेन है, और उसके साथ जो नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ये पार्टिकल्स टूट जाएंगे, और टूट के ये कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है। अब देखो, क्रायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं, अच्छा अभी ऑर्गेनिक में क्या पढ़ रहे हो? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल हो गया क्या तुम?